तो कुल मिलाकर अब पूरा का पूरा जो सियासत का केंद्र बिहार के अंदर अभिषेक उपाध्याय, वो तो फिर नीतीश कुमार ही बने हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन जिस नाम का जिक्र यहां पर प्रकाश कुमार की तरफ से किया गया ना, जीतन राम मांझी के दिल में भी कहीं ना कहीं चीज तो होगी नीतीश कुमार को लेकर। बड़ी तलखी नीतीश कुमार के साथ रही, हालांकि कहां तो एकदम करीबी रिश्ता हुआ करता था, नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बनाया था, लेकिन उसके बाद जो रिश्ते खराब हुए हैं, तो अब बदलते घटनाक्रम पर जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुनिए। खेला तो हो गलवा मांझी जी, हमको भी कोई पता नहीं कि खेला क्या हुआ। आपकी मुस्कुराहट बता रही है, सब पता है। जो होना होगा सामने आएगा, कोई बोलने से क्या फायदा है। अपरिहार की स्थिति है तो अपरिहार की स्थिति में कुछ न कुछ तो होना ही है ना। दोनों लोग साथ अगर लड़ेंगे, आप लोग चारों लोग, आप उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, बीजेपी, तो 40 में से कितने सीटें आएंगी? 400 सीट हम लोग ले आएंगे। 400 सीट, किसी को एक सीट भी नहीं मिलने वाला है। तो अगली भविष्यवाणी है नरेंद्र मोदी फिर से पीएम बनेंगे? निश्चित रूप में वो 100% नहीं 200% नरेंद्र मोदी बिहार भारत के चीफ प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और 400 सीट से ज़्यादा लाएंगे। आखिरी सवाल, शपथ ग्रहण समारोह कब होगा? ये हमको पता नहीं है। हम सीधे आपको एक बार फिर से ग्राउंड पर लेकर चलते हैं। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ ही लगातार हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे ना कि सारा का सारा जो मामला है वो आकर टिकता है लोकसभा चुनाव पर, और वही अगर साथ आ जाते हैं एनडीए के नीतीश कुमार जेडीयू, तो 40 की 40 सीटें हम जीत लेंगे, ये जीतन राम मांझी हुंकार भरते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर फिलहाल आज की तारीख में नजर तो यही आ रहा है अभिषेक, नीतीश कुमार के दोनों हाथों में लड्डू ही लड्डू। अभिषेक, बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार के बारे में यहाँ और हम अभी कुछ आरजेडी के नेताओं से हम बात कर रहे थे रोमाना, और ऑफ रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तो माहिर है इस चीज में, उनको मालूम है कि कब कौन सा उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और वो चल देते हैं। तो ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। आप आज से सोचिए 26 जनवरी से लेकर के और अप्रैल और मई तक क्या होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव का बिगुल रहेगा, सारे मुद्दे दूसरे मुद्दे डाइल्यूट हो जाएंगे, एक ही मुद्दा होगा कि लोकसभा चुनाव में कौन ज्यादा सीटें पा रहा है, और ऐसे में यहाँ की जो सत्ता है वो बीजेपी वाले गठबंधन के हाथ में रहेगी। जो समीकरण हैं उनके लिए फेवरेबल होंगे। उसकी वजह यह कि जीतन राम मांझी से लेकर उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, महादलित, दलित, एमबीसी, ओबीसी, ये सारे फैक्टर को साधते हुए लोकसभा में जाएंगे, तो उनके लिए सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी और नीतीश कुमार भी सीएम बने रहेंगे। दोनों ओर से हाथों में लड्डू रहेंगे। बिल्कुल, नीतीश कुमार के दोनों हाथों में फिलहाल लड्डू ही लड्डू नजर आ रहे हैं। शशांक, आपके पास क्या जानकारी है नीतीश कुमार की एनडीए में घर वापसी, इसकी जो स्क्रिप्ट है वो तैयार कैसे हो पाई? जी देखिए, G20 समिट में गए थे तो पीएम मोदी से मुलाकात हुई थी, कुछ देर तक उनकी बातचीत हुई थी। फिर पटना में भी अमित शाह एक सरकारी बैठक में आए थे, तो कई समय के बाद नीतीश कुमार का अमित शाह से आमना सामना हुआ, बातचीत हुई थी। जो तलखी थी वो तो कम हुई, लेकिन जो कहा यह जाता है कि दबाव बनाया जा रहा था लालू परिवार की तरफ से कि आप सीएम की कुर्सी छोड़िए, या नीतीश चाहते थे कि उनको पीएम कैंडिडेट बनाया जाए, वो बनाया नहीं गया। वो चाहते थे कि 2019 में हम 17 सीटें मुझे दी जाए, जैसे 2019 में 17 सीटें मिली, तो नीतीश चाहते थे कि 24 में भी हमको महागठबंधन में मिले, तो उस पर भी कुछ तय नहीं हो पाया था। तो कहीं ना कहीं नीतीश अंदर खाने नाराज तो चल ही रहे थे, और राजद कोटे के कुछ मंत्री हैं जो लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे थे जिससे सरकार की फजीहत हो रही थी। तो नीतीश अगर जाते हैं तो उसका कई कारण हो सकता है। नीतीश यूं ही कोई बड़ा फैसला नहीं लेते हैं, लेकिन नीतीश जाते हैं तो ये सब उसमें एक बड़ा कारण माना जाएगा। ये आपने बहुत बढ़िया तरीके से तमाम कारण गिनाए, और आपने बताया कैसे एक तरीके से ये स्क्रिप्टिंग जो है वो G20 से शुरू हो गई थी। मतलब सितंबर 2023 से ये स्क्रिप्ट लिखना शुरू हो गया था। और प्रकाश से इन दिनों जब भी बात होती है तो प्रकाश कुमार, आप बार बार ये कहते हैं कि नीतीश कुमार का फैसला आम लोगों को भले ही चौंकाने वाला लगे, लेकिन नीतीश जो भी करते हैं वो पटकथा पहले से लिखी होती है। तो यहां तो G20 से वो पटकथा लिखने की शायद शुरुआत रही होगी जिसका जिक्र शशांक कर रहे हैं। लेकिन टर्निंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो क्या कर्पूरी ठाकुर को जिस तरीके से भारत रत्न का ऐलान मोदी सरकार की तरफ से किया गया वही बना? नहीं, देखिए, इसको थोड़ा सा ये समझना होगा कि नीतीश कुमार पहले दबाव बना रहे थे। पार्टी के इंडिया के गठबंधन के अंदर में जितने भी दल थे, खासतौर से कांग्रेस पार्टी या फिर
आपको आरजेडी है, लेफ्ट पार्टियां हैं, तो ये दबाव के राजनीति के तहत ही वो G20 में गए हुए थे राष्ट्रपति के भोज में मिलने के लिए, क्योंकि पहले जाने का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन बाद में ये दबाव की नीति के तहत वो चले गए थे, ये बताने के लिए कि हम उधर भी जा सकते हैं, हमारी खिड़की खुली हुई है। लेकिन शायद इस इशारा को कांग्रेस पार्टी या तो समझ नहीं पा रही थी या उस इशारे को समझने के लिए तैयार नहीं थी। उन्हें ये कॉन्फिडेंस रहा होगा कि नीतीश कुमार अब कहाँ जाएंगे, पर वो आगे बढ़ते बढ़ते सबसे वो टर्निंग पॉइंट था जब मुंबई की बैठक में ये तय हो गया था कि नीतीश कुमार का नाम बतौर संयोजक पद रखा जाएगा, और उस मीटिंग में ऐसा कुछ नहीं हुआ। और तो उस वक्त से ही नीतीश कुमार ये मान बैठे थे कि कांग्रेस पार्टी उन्हें आगे नहीं बढ़ाएगी, और उन्हें दुख या नाराजगी कह लें इस बात की थी कि लालू यादव ने उस बैठक में जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम रखा गया था, उसमें उनका जिक्र तक नहीं हुआ, उन्होंने विरोध तक नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा। तो ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां नीतीश कुमार ने तय कर लिया था कि अब हमें जाना है और स्क्रिप्ट फिर लिखी जाने लगी। बिल्कुल, और इसका रास्ता आसान मोदी सरकार की तरफ से कर दिया गया कर्पूरी ठाकुर के लिए भारत रत्न का ऐलान करके। तो कुल मिलाकर यहां पर खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे थे नीतीश कुमार। और देखिए, आसानी इसलिए भी नीतीश कुमार के लिए हो गई क्योंकि कहा जाता है ना, अगर कोई काम आप पहली बार कर रहे हैं तो जरा मुश्किल आती है, तो जरा झिझक होती है, लेकिन नीतीश कुमार तो इस काम में अभ्यस्त हो चुके हैं। मतलब ये तीसरा मौका होगा जब नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, और एक बार फिर से वो पलटू चाचा वाले बयान बिहार की सियासी फिजा में तैरते हुए हम और आप सुनेंगे। यही है हम सब। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।